नमस्कार साथियों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक प्रीपोजिशन के सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो कि बड़े काम के प्रीपोजिशन हैं दोस्तों। और आज हम ये उस सीरीज का तीसरा पार्ट लेके आया हूं। इसमें भी 8-9 प्रीपोजिशन है, लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये प्रीपोजिशन एक बार आप पढ़ लिया तो सेंटेंस को समझने में, किसी भी प्रकार के सेंटेंस को समझने में तथा प्रीपोजिशन समझने में बहुत आसानी होगी, और किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स तथा एकेडमिक एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बिटवीन होता है इट रिफर्स टू एसोसिएशन ऑफ टू। तो दोस्तों ये दो लोगों के बीच में एसोसिएट करता है, यानी आपसी रजामंदी दिखाता है। जहाँ भी आपसी रजामंदी हो, आपसी सामर्थ्य हो, एक दूसरे के प्रति लगाव हो, वहाँ पे बिटवीन का प्रीपोजिशन का यूज होता है। यानी दो के बीच में हमेशा आपसी तालमेल जो बना रहे वो होता है बिटवीन। जिस एग्जाम्पल में देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन राहुल एंड रमेश। तो यहाँ पे राहुल और रमेश के बीच में कभी भी प्रेम खत्म नहीं होता, तो दोनों के बीच में आपस में समर्थन हमेशा बना रहता है। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फॉल इनटू। हम देखते हैं दोस्तों कि जो इट रिफर्स इनटू शोज मोशन। तो जब हम मोशन में कोई चीज़ें होती है ना, वहाँ पे फॉल इनटू, तो जब कोई चीज़ें गिरती हैं कहीं से ऊपर से आकर के गिर जाएं, वहाँ पे फॉल इनटू होता है। जैसे इनटू किसी वस्तु यानी पानी इत्यादि के अंदर जाता हुआ दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हो, और ये फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि फॉल इनटू यानी किसी लिक्विड में या फिर किसी पानी में कोई चीज़ गिरे तो वहाँ होता है फॉल इनटू। मतलब कोई चीज़ मोशन में होकर के कहीं चीज़ गिरे ना, वहाँ पे फॉल इनटू होता है। जैसे ही फेल इनटू द पिट। पिट मीन्स गड्ढा होता है दोस्तों, तो वो गड्ढे में गिर गया। पिट मीन्स गड्ढा, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से इसको लर्न करने की कोशिश करना। सिट इन, तो सिट इन अगर आप किसी जगह बैठे हुए हैं तो देखो ये फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छे से फिगर में दर्शाया गया है। किसी अंदर में किसी, ये जो घर हो, मकान हो, कोई चीज़ हो या फिर कोई झुग्गी झोपड़ी हो, अगर आप अंदर बैठे हो पहले से, तो वहाँ पे सिट इन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राजनी वॉज सिटिंग इन द रूम। तो जैसे राजनी अंदर घर में पहले से बैठी है, ऑलरेडी घर में ही बैठी है, तो वहाँ पे सिट इन का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में, तो कम इनटू। तो उसी घर में अगर हम बाहर से कहीं से आते हैं और तब बैठ जाते हैं तो होता है केम इनटू, यानी बाहर से कोई आया मोशन करके अगर बाहर से अंदर आता है तो वहाँ होता है दोस्तों केम इनटू, कम इनटू हो जाता है। तो इस फिगर के माध्यम से भी हम अच्छे समझ सकते हैं कि अगर कोई मोशन में बाहर से किसी घर में आता है या फिर किसी रूम में प्रवेश करता है तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं अलग अलग प्रीपोजिशन को देख करके समझने की कोशिश करेंगे। और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग, इनका यूज बहुत ब्रॉड होता है, और ये तमाम वनडे एग्जाम्स में, एसएससी और डिफेंस के कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे हम देखते हैं इंटर। तो हम देखते हैं कि इंटर में क्या होता है। इंटर डज नॉट टेक प्रीपोजिशन इनटू इफ इट इज मीन्स टू कम इनटू। तो इंटर के बाद दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आप समझने की कोशिश करो कि जब इंटर के बाद इनटू लग जाता है ना, तो वो इस मामले में, जैसे कम इनटू है ना, मोशन करके कोई चीज़ अंदर आए, तो वहाँ पे इंटर के बाद इनटू रॉन्ग स्पेल्ड हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इंटर में इनटू जब लगता है तो यहाँ देखो किसी समझौते का हिस्सा होता है। अगर समझौते का हिस्सा नहीं है और कहीं वो अंदर प्रवेश कर रहा है दोस्तों, तो वहाँ इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं लगता। जैसे इंटर, देखो लिखा है इंटर डज नॉट टेक प्रीपोजिशन, तो इंटर प्रीपोजिशन नहीं लेता। कब नहीं लेता? इनटू का।
इंटर में इनटू का प्रिपोजिशन नहीं लगता। कब नहीं लगता? इफ इट इज मीन्स टू कम इनटू, जब इसका मतलब होता है कम इनटू। कम इनटू मीन्स अंदर आना। जब इसका मतलब होता है अंदर आना, तब इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता। तो जैसे यहाँ कम इनटू लिखा है, मोशन में आया अंदर, तब इंटर के साथ इनटू नहीं होता। जबकि तमाम वनडे एग्जाम्स में इंटर के बाद इनटू लगा करके एरर किया जाता है और आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो जैसे लिखा द गून्स इंटर्ड द बेडरूम एंड शॉट द पॉलिटिशियन डेड। तो गून्स मतलब होते हैं गुंडे, इसका मतलब होता है गुंडे। तो गुंडों ने इंटर्ड किया कहाँ पे? बेडरूम में। देखो यहाँ पे इनटू का प्रयोग नहीं हुआ। तो घर में उन्होंने गुंडे ने बेडरूम में प्रवेश कर किया और पॉलिटिशियन को शॉट कर दिया, यानी शूट करके डेथ कर दिया उसका, है ना। तो यहाँ पे इंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि राइट है। इंटर के साथ इनटू का प्रयोग तब होता है जब टू मेक वन सेल्फ अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट। जब कोई पार्टी यानी अगला कोई पक्ष हो ना, अगर वो समझौते की बात करता हो, कोई एग्रीमेंट की बात करता हो दोस्तों, तो वहाँ इंटर के बाद इनटू का प्रयोग होता है। आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिए दोस्तों। इंटर के बाद इनटू बहुत बार एग्जामों में लगा के गलती है। जब मोशन होता है तो इंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब कोई समझौता हो, दो पार्टियों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, तो वहाँ पे इंटर के बाद इनटू का प्रयोग होता है। और ये बार बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। डिफेंस के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया, इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे ही रिफ्यूज टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिज टेनेंट। टेनेंट मीन्स होता है दोस्तों किराएदार, ठीक है, ये होता है किराएदार। तो ही रिफ्यूज्ड मीन्स मना करना। तो ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया। टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, क्योंकि उसके द्वारा एग्रीमेंट किया गया है विद हिज टेनेंट, अपने किराएदार से उसका एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए उसको इसमें आने के लिए, किसी रूम में या फिर कहीं ऑफिस में जहाँ भी हो, उसमें इंटर करने से मना कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से बड़े इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन। इंटर इनटू को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। एमिड, देखो एमिड की बात करें हम जब, तो एमिड कैन कम विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो यानी एमिड का यूज जो होता है, एमिड का मतलब होता है बीच में या फिर के दौरान। एमिड मतलब होता है बीच में या फिर के दौरान। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है दोस्तों। एमिड कैन कम विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एमिड जो होता है दोस्तों वो दोनों जगह आता है, ये काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के स्थान पे भी आता है, उनके भी जगह पे आता है। देखो एमिड मीन्स ड्यूरिंग इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। एमिड का मतलब ये कोई काम हो या कोई केस हो तो उसमें अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, एंड अमोंग इन केस ऑफ काउंटेबल। तो जैसे कि हम कल पढ़े थे अमोंग के विषय में, अमोंग जो है हमेशा काउंटेबल समझ में आता है, लेकिन ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। जैसे हिज क्राई फॉर हेल्प ड्राउंड एमिड द नॉइज। हिज क्राई, वो जो चिल्ला रहा था ना, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, ड्राउंड मतलब डूब गया, ड्राउंड मीन्स डूब जाना। तो उसका जो चिल्लाना था ना हेल्प के लिए, वो डूब गया। एमिड मतलब बीच में, किसके? नॉइज, बहुत शोरगुल हो रहा था, कहीं बहुत शोरगुल हो रहा था, वहाँ किसी ने हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन उसका जो चिल्लाना है वो डूब गया, यानी व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, इसलिए एमिड का यूज हुआ है। बट देखो माई वॉलेट फेल एमिड द फाइटिंग। तो वॉलेट जो है काउंटेबल है ना, तो माई वॉलेट फेल एमिड, ये भी देखो आ गया, माई वॉलेट फेल एमिड द फाइटिंग। जो मेरा वॉलेट है ना, बटुआ यानी पर्स, वो फाइटिंग के बीच में कहीं गिर गया, कहीं खो गया, तो यहाँ पर भी एमिड का यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एमिड का यूज हम दोनों स्थान पे कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। जबकि हमने कल पढ़ा था कि जो अमोंग है ना, वो काउंटेबल के साथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। इसी तरीके से एक लास्ट प्रीपोजिशन बचा है, अपान। अपान देखो, व्हेन समथिंग या समवन स्ट्राइक्स द
सरफेस ऑफ अदर वाइल इन मोशन। ये जो अपन देखिए इस फिगर से समझिए, फिगर में बना है कोई वस्तु है, इसके ऊपर से कोई मोशन में चीज़ आगे गिर जाए ऐसे, यानी व्हेन समवन या समथिंग स्ट्राइक्स, स्ट्राइक मतलब ठोकर लग मारे या फिर वहाँ पे टकराए, द सरफेस सतह से, ऑफ द अदर दूसरे चीज़ों से, वाइल इन मोशन जब ये मोशन हो, जब ये गति करती हो, अचानक आकर कोई चीज़ यहाँ पे गिर जाए, टकरा जाए, तो वो ऊपर वाली स्थिति के लिए बोलते हैं अपान। जैसे किसी चीज़ के ऊपर गिरना या कूदना, जैसे द रॉबर जम्प्ड अपॉन द रनिंग ट्रेन। ठीक है, तो जो रॉबर्स है ना, डकैत चोर, वो जंप करके कहाँ पे आ गए, जम्प्ड अपॉन द रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन पर उन्होंने जंप किया। ठीक है, तो वो होता है अपान। तो जहाँ इस तरीके की बातें आती हैं वहाँ अपान का यूज़ किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा आज प्रीपोजिशन समाप्त हुआ। प्रीपोजिशन का ये तीसरा पार्ट समाप्त हुआ और आगे हम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट बनाते जाएंगे और आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि प्रीपोजिशन कैसा लग रहा है। और हाँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रीपोजिशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हैं और ये बार बार इसमें वन एग्जाम्स में और एकेडमिक ये क्लासेस में भी 11th-12th के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।